हेलो गाइस, तो आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है बिटर स्वीट हेल। और ये बेसिकली एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। कहानी के शुरुआत में हम एक नोवन नाम की लेडी को देखते हैं जो कि स्नोवी एरिया से गुजरते हुए कहीं जा रही थी। उसी मोमेंट पर उसे अपने फ्लैशबैक की बहुत सारी मेमोरीज याद आती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है। यहाँ से कहानी आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवन एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की डॉक्टर थी। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, उसका बेटा और उसके इन-लॉज थे, और साथ ही में उसका हस्बैंड भी एक डॉक्टर था। उसकी मदर इन लॉ होंग एक्चुअली में एक नॉवेलिस्ट थी, यानी कि वो मिस्ट्री नॉवेल्स लिखा करती थी। फिर जब पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठे थे उस टाइम पर हमें पता चलता है कि होंग और उसके हस्बैंड के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। फिर अगले सीन में नोवन जब अपने क्लिनिक में थी तो उसके पास एक सेना नाम की पेशेंट आती है। सेना उससे कहती है, मैं तुमसे काफी टाइम से मिलने की कोशिश कर रही थी। पहले तो नोवन को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सेना काफी अजीब बातें करने लग जाती है। कहती है वो किसी से प्यार करती है और जिसे वो प्यार करती है वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती। उसका बॉयफ्रेंड ऐसी फैमिली में रहता है जो फैमिली उसे सूट नहीं करती। पता चलता है कि वो जिससे प्यार करती थी वो पहले से ही शादीशुदा था। वो कहती है उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे भी वो दोनों साथ में बस दिखावे के लिए रहते हैं, उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फिर वो नोवन से पूछती है, क्या तुम अपने फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हो? तो नोवन कहती है, फैमिली का मतलब वो नहीं होता जहाँ पर सबको सबके बारे में सब कुछ पता ही रहे। फिर अगले सीन में हम चोई को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। वहीं पर उसकी वाइफ होंग खड़ी थी जो उसे सोते हुए देख रही थी। उसने उसके बेड के सामने एक अजीब सी पेंटिंग लगवाई थी। उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है वो एकदम से डर जाता है। वो होंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो होंग कहती है, मैं तो उस पेंटिंग को देख रही थी। तो चोई कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही अजीब है, लेकिन ये पेंटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे यहाँ से निकलवाओ। तो होंग कहती है, मैं उसे वहाँ से क्यों हटवाऊं? ये रूम मेरा है, मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम नोवन के हस्बैंड जेजिन को देखते हैं जो अपने बेटे दोयुन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। वो दोयुन से बात करने की काफी कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन दोयुन कुछ खास बताता नहीं। कहता है, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो आप जाकर मॉम को बता दोगे। वैसे भी मॉम आपको कंट्रोल करती है और आप करने भी देते हो। तो जेजिन कहता है, मैं ये सब इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नोवन के क्लिनिक में उसका भाई आया हुआ था। पता चलता है कि वो एक सेल्समैन की जॉब करता था, जो जॉब नोवन नहीं लगवाई थी। वो कहता है कि उसे सेल्समैन की जॉब नहीं करनी है, इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। ये सुनकर नोवन उस पर काफी गुस्सा करती है। तो उसका भाई कहता है उसका स्टार्टअप का प्लान है। उसके भाई के वहाँ से जाते ही वो नोटिस करती है कि उसके लिए एक पार्सल आया हुआ था। वो जैसे उस पार्सल को खोलती है तो एकदम से डर जाती है क्योंकि उसके अंदर एक डेड पीजन था जिसका सर अलग से काटा गया था, और साथ ही में वहाँ पर उसके फैमिली की फोटो भी थी और नोट में लिखा था, क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है? उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा होगा और क्यों भेजा होगा। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जहाँ पर उसके पैरों में चोट लग गया था और उसके डैड उसे दवाई लगा रहे थे। उसके डैड उससे कहते हैं, ये सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हम गिरते हैं लेकिन फिर हम खुद को संभाल लेते हैं। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि लाइफ कभी भी फ्लैट नहीं चलता, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन नोवन को गिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी तरफ हम उसके हस्बैंड जेजिन को देखते हैं जो ऑपरेशन करके बाहर आया हुआ था। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर आती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर जब वो सारे लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे तभी जेजिन को बाहर उसके फ्रेंड का बेटा मिल जाता है जिसका नाम तेओ था, और वो अपने कलीग्स के साथ ना जाकर उसके साथ चला जाता है। ये सब देखकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है नोवन और जेजिन दोनों को ही डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। बेटे के अवार्ड मिलने पर वो बहुत खुश थी, लेकिन नोवन के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉपिंग करने के बाद वो एक जगह पर आती है जहाँ पर एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट था। अंदर आकर जो आदमी उसके लिए खाना सर्व करता है पता चलता है कि वो उसको बहुत पहले से जानती थी। इस तरफ जेजिन तेओ के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी नोवन वहाँ पर आती है। एक्चुअली में वो भी यहीं पर खाना खाने के लिए आई हुई थी। जेजिन उसे बताता है कि ये उसके फ्रेंड का बेटा है। नोवन कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तेओ कहता है, आपने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको टीवी पर देखा है, आप तो बहुत फेमस हो। लेकिन नोवन को ये बात हजम नहीं होती। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इसे कहीं तो देखा है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके डैड के केस के बारे में। वीडियो में नोवन के डैड के बारे में बहुत ही बुरी बातें बोली जा रही थी। पता चलता है कि उसके डैड ने सुसाइड कमिट किया था। बोला जा रहा था कि उसके डैड सेक्सुअल हरासमेंट केस में इन्वॉल्व थे। जो इंसान ऐसा था उसकी बेटी कैसी होगी? नोवन के डैड एक्चुअली में एक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनके ऊपर पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगा था। फ्लैशबैक सीन में जब वो घर आती है तो वहाँ पर उसके डैड के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी
आदमी कहता है सेक्रेटरी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, उसने कहा है कि तुमने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। नोवान के डैड कहते हैं तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हो, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चोई था, जो कि नोवान का फादर इन लॉ था। यानी कि जिस घर में वो शादी करके गई थी उनकी फैमिली वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मिस्टर चोई एक्चुअली में एक प्रोसिक्यूटर था और वही इनके केस को हैंडल कर रहा था। वो जैसे ही नोवान को अपने सामने देखते हैं तो वो कहते हैं उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है, उन पे गलत और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो नोवान कहती है अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर आप प्रूव करके दिखाओ, आपको कम से कम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब सुनकर उसके डैड एकदम से टूट जाते हैं कि उनकी बेटी भी उन पे भरोसा नहीं कर रही है, उनसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। ये सब कुछ याद करके वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अगले सीन में जब चोई ड्रिंक कर रहा था तभी जेजिन वहाँ पर आता है। उन दोनों ने बात करना शुरू ही किया था, इतने में वहाँ पर होंग आ जाती है और जेजिन से कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। एक्चुअली में होंग जेजिन को उसके डैड के पास बिल्कुल भी रहने नहीं देती थी। जेजिन के वहाँ से जाते ही वो होंग से पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो होंग कहती है तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पे चीट किया है, तुम घर भी मुश्किल से आते थे और अब तुम्हें अचानक से अच्छा डैड बनना है। ये सब कुछ जेजिन भी सुन रहा था। चोई कहता है जब जेजिन छोटा था तब तुमने मुझे कभी भी उसके आसपास भी जाने नहीं दिया। तो होंग कहती है तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे तुमसे सीखने की जरूरत है। तुम्हारे तो न जाने कितने अफेयर्स थे, मैंने तुम्हारी प्रोसिक्यूटर वाली इमेज बचाने के लिए तुम्हारी कितनी मदद की, तुम्हें इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। चोई कहता है तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया बल्कि अपना इमेज बचाने के लिए किया। अगर दुनिया वालों के सामने सच्चाई आ जाती तो फिर बेइज्जती तुम्हारी भी होती। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हमेशा की तरह चोई अपने डॉग को लेकर वॉक पर निकला था। उसी मोमेंट पर उसका पैर स्लिप होता है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। इसके पहले कि वो उठकर ऊपर आता तभी एक बहुत बड़ा सा चट्टान उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से हमें उसके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ शांत था। तभी वहाँ पर चोई की बहन आकर रोने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रो नहीं रही थी बल्कि चिल्ला रही थी। नोवान जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो वही लड़की सेना थी जो एक बार उसके क्लिनिक में आई थी। उस दिन उसने बहुत ही अजीब अजीब बातें की थी। नोवान पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे फादर इन लॉ को जानती थी? तभी उसे याद आता है उस लड़की ने उसे बताया था कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार करती है जो पहले से ही शादीशुदा है। ये सब कुछ याद करके उसे ऐसा लगता है कि कहीं इस लड़की का अफेयर उसके फादर इन लॉ के साथ तो नहीं था, लेकिन सेना कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में जब चोई का रूम साफ किया जा रहा था तब उसे वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है। पेंटिंग को नीचे उतारते ही पता चलता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर था। वो काफी सारा पासवर्ड ट्राई करती है लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता। तभी वो उस पेंटिंग के ऊपर एक डेट देखती है। डेट एंटर करने पर वो लॉकर खुल जाता है। उसे उस लॉकर में एक डायरी और एक पेन ड्राइव मिलता है। उस डायरी के अंदर नोवान के डैड और उसके फादर इन लॉ की बहुत सारी फोटोज थी, क्योंकि पहले वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर वो जैसे उस पेन ड्राइव को ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें कोई आदमी चोई से कह रहा था कि आपको नोवान के डैड को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसाना होगा, ऐसे करके आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। नोवान के डैड एक्चुअली में उस कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। चोई कहता है नोवान के डैड एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको फंसाना इतना आसान नहीं होगा। तो आदमी कहता है सेक्रेटरी उसके खिलाफ बयान देने को तैयार है। जो सेक्रेटरी वहाँ पर काम करती है वो उसके अगेंस्ट एक फॉल्स स्टेटमेंट देगी, ऐसे करने पर वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। ये सब सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसपे उसने इतना भरोसा किया उसी ने उसके डैड को फंसाया था। उसे याद आता है उसके डैड ने उससे कहा था कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि उन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर उसने भी अपने डैड पर भरोसा नहीं किया था और कहा था कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आप इस चीज को प्रूव करो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसके डैड के सुसाइड करने के बाद चोई नोवान को अपने घर ले गए थे। ये सब याद करते वो जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर होंग को देखती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर नोवान और जेजिन दोनों को ही डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी मैरिड कपल को यह अवार्ड साथ में मिल रहा था। अवार्ड लेते वक्त जब जेजिन को माइक पर बोलने के लिए बुलाया जाता है तो उस टाइम वो नोवान को थैंक यू कहता है। वो अपनी मॉम का नाम तक नहीं लेता। इस बात पे उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नोवान अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों को थैंक यू कहती है। वो कहती है उसकी फैमिली उसकी लाइफ लाइन है, उनके बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो पूरी जिंदगी अपनी
फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर होंग गाना लगा के बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत खुश हो। नाचते नाचते वो वहाँ का सारा सामान और साथ में अपने हस्बैंड की फोटो डस्टबिन में फेंक देती है। उसी मोमेंट पर नोवन वहाँ पर पहुँचती है। उन्हें ऐसे नाचता हुआ देखकर वो हैरान हो जाती है। सबसे पहले वो वहाँ का म्यूजिक बंद करती है और कहती है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती है आपको तो याद ही होगा उसके डैड की मौत कैसे हुई थी। वो बताती है उसके डैड को फंसाया गया था और इन सारी चीजों में उसके फादर इन लॉ मिस्टर चोई का हाथ है। वो उन्हें वही ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसे उस लॉकर से मिला था, जिसमें कोई आदमी मिस्टर चोई से कह रहा था कि तुम्हें नोवन के डैड को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसाना होगा। उसकी सेक्रेटरी उसके खिलाफ झूठी गवाही देगी। नोवन कहती है उसके फादर इन लॉ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक तो उन्हीं ने उसके डैड को फंसाया और फिर खुद ही वो मुझे अपने घर में लेकर आए। होंग कहती है तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम ये सारा कुछ पुलिस को बताना चाहती हो? वैसे भी अब वो मर चुका है, तुम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगी। तो नोवन कहती है कम से कम मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि बाकी के लोग इस बारे में जानते थे या नहीं। तो होंग कहती है तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशन था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे इतना बड़ा सीक्रेट बताएगा? मैं समझ रही हूँ तुम्हें इस टाइम पर कितना गुस्सा आ रहा है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी से नफरत की है, और अगर तुमने ये बात दुनिया को बता दी कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारे डैड को फंसाया था, तो पता है लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें अपने खुद के डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुम उसी घर में शादी करके आ गई जो तुम्हारे डैड का कल्प्रिट है। अगर सबको ये सच्चाई पता चल गई तो तुम्हें पता है हमारी फैमिली के साथ क्या होगा? तुम्हें किसी भी हालत में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। चॉइस तुम्हारी है, तुम जो करना चाहती हो तुम वो करो। फिर अगले सीन में होंग जब अपने नॉवल का रिव्यूज पढ़ रही थी तो काफी सारे लोगों ने उसके नॉवल की बुराई की थी, पर कोई एक इंसान उसके फेवर में बातें कर रहा था। फिर अगले सीन में हम जेजिन को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में था। बाकी के सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो ऑपरेशन टेबल से काफी दूर खड़ा था। वो हेडफोन्स लगाकर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर भी वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। जेजिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो। फिर अगले सीन में पूरी फैमिली मिस्टर चोई के मेमोरियल के पास आए हुए थे। नोवन के डैड और उसके फादर इन लॉ का मेमोरियल बिल्कुल आजू बाजू में ही था। तभी मिस्टर चोई की बहन वहाँ पर होते हुए पहुंच जाती है। फ्यूनरल के टाइम पर भी उसने बहुत तमाशा किया था। कहती है उसका भाई एक पत्थर के नीचे दब के कैसे मर सकता है, वो तो इतना फिट था, जिंदगी भर उसने एक्सरसाइज किया है, फिर क्या फायदा इतने एक्सरसाइज करने का जब उसे पत्थर के नीचे दब के ही मरना था। वो अपने बेटे से कहती है जब उसकी मौत हो जाएगी तो उसके बॉडी को उसके भाई के बॉडी के बाजू में ही बरी किया जाए। तो उसका बेटा कहता है ये जगह बहुत महंगी है, हम ये जगह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चोई की बहन होंग से कहती है उसके भाई ने बहुत सारे पैसे सेव करके रखे होंगे, आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह खरीद लेनी चाहिए। तो होंग कहती है तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारा भाई अपने पैसे कैसे खर्च करता था? तुम जाकर उन्हीं औरतों से पूछ लो जिनके साथ तुम्हारे भाई का अफेयर था। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी चोई की बहन नोवन से कहती है तुम्हारे फादर इन लॉ तुमसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। फिर वो कहती है तुमने उस नॉवेल के बारे में सुना है क्या? लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने ही तुम्हारे फादर इन लॉ की जान ली है। वो एग्जैक्टली वैसे ही मरा है जैसे होंग ने अपने नॉवल में लिखा था। तुम्हारी मदर इन लॉ कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। क्या पता उसके दूसरे नॉवल में तुम्हें मारने का कोई तरीका लिखा हो। फिर अगले सीन में नोवन जब अपने क्लिनिक में थी तब वो अपने फैमिली फोटो के ऊपर नंबर मार्क किया हुआ देखती है, यानी कि हर फैमिली मेंबर के साइड में एक नंबर लिखा हुआ था। मिस्टर चोई के साइड में नंबर 1 लिखा था और सेकंड नंबर पे था उसका हस्बैंड जेजिन। ये सब देख के वो बहुत डर जाती है। अब वो एक कुरियर वाले के पास आकर उसी पार्सल के बारे में पता करती है जो पार्सल उसके क्लिनिक में आया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो किसने भेजा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके पास उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है। वहाँ पहुंचकर टीचर बताती है कि पहले दोयोन ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उसने एग्जाम्स मिस करना स्टार्ट कर दिया है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है, उसका बेटा दोयुन वहीं पर बैठा हुआ था। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो फोन देखकर भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर हम होंग को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पर वो पहले भी आ चुकी थी। वहाँ पर उसे वही आदमी पाक खाना सर्व करता है। होंग उससे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर नोवन जैसे ही घर आती है तो वहाँ पर दोबारा से वही लड़का तेओ घर पर आया हुआ था। पता चलता है जेजिन ने उसे खाने पर बुलाया था। नोवन उस आदमी को देखकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तभी होंग तेओ से कहती है तुम्हें दोयुन को मैथ्स का ट्यूशन देना चाहिए, मुझे पता चला है तुम्हारा मैथ्स काफी अच्छा है। ये सब देखकर नोवन को काफी अजीब लग रहा था। वो जेजिन से कहती है तुम्हें ऐसे किसी स्ट्रेंजर को घर पे लेकर नहीं आना चाहिए। जेजिन कहता है तुम फिक्र मत करो, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। नोवन कहती है वो तुम्हारे हाई स्कूल के फ्रेंड का बेटा है ना, तो फिर मैं तुम्हारे उस फ्रेंड को कैसे नहीं जानती। मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और दोयुन भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो जेजिन उसे भरोसा दिलाकर कहता है सब कुछ ठीक है। फिर अगले सीन में सेना दोबारा से नोवन के क्लिनिक में आती है। नोवन उससे पूछती है जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तब तुम्हें पहले से पता था क्या कि मिस्टर चोई मेरे फादर इन लॉ है? तुम्हारा आखिर उनके साथ क्या रिलेशन था? ये सुनते ही वो
वो रोने लग जाती है और कहती है हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। नोवन कहती है हमारे काउंसलिंग के दौरान तुम्हारे सेंटिमेंट्स बार बार बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, तुम वहाँ पर चली जाना। ये सुनते ही सेना सीधा मना कर देती है और कहती है वैसे भी तुम्हारा फादर इन लॉ तो पहले ही मर चुका है और मुझे अपनी काउंसलिंग तुम्ही से करवानी है। फिर वो एकदम से उठकर उसका फैमिली फोटो लेकर बैठ जाती है और कहती है क्या ये लोग सच में खुश हैं? नोवन को उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो पूछती है तुम करना क्या चाहती हो? सेना कहती है मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि क्या ये लोग सच में खुश हैं या नहीं। नोवन कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली खुश नहीं है। सेना पूछती है तुम मुझे बताओ क्या सच में तुम्हारी फैमिली खुश है? नोवन कहती है तुम यहाँ पर अपने काउंसलिंग के लिए आए हो, अगर तुम मुझे जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए आई हो तो फिर मुझे तुम्हारी काउंसलिंग नहीं करनी है। सेना कहती है पिछली बार तुम्ही ने कहा था कि फैमिली का मतलब वो नहीं होता जहाँ पर सबको सबके बारे में सब कुछ पता ही रहे। फिर वो हंसते हुए कहती है ये बात कितनी शॉकिंग है ना कि मिस्टर चोई की डेथ एग्जैक्टली वैसी ही हुई जैसा होंग ने अपने नॉवेल में लिखा था। ये सब सुन के नोवन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सेना का अजीब बिहेवियर उसे परेशान कर रहा था। उसके जाते ही वहाँ पर चोई की बहन आती है और वो नोवन को वही नॉवेल देती है जो होंग ने लिखा था और इस नॉवेल के स्टोरी के जैसे ही मिस्टर चोई की डेथ हुई थी। अब वो मिस्टर चोई के डेथ के बारे में सारा कुछ स्टडी करती है। सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो पुलिस के पास जाती है। वो डिटेक्टिव से पूछती है आप लोगों ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बोल के क्लोज क्यों कर दिया? ये मर्डर भी तो हो सकता है। तो डिटेक्टिव कहता है जब तुम्हारे मन में इतने डाउट्स हैं तो फिर तुम लोगों को ऑटोप्सी करवानी चाहिए थी। तुम्हारी मदर इन लॉ होंग ने ऑटोप्सी करवाने से मना कर दिया। ये सब सुन के उसे बहुत अजीब लगता है। अब वो उस नॉवेल को पढ़ना शुरू करती है और इमेजिन करने की कोशिश करती है कि आखिर मिस्टर चोई की डेथ कैसे हुई होगी। मिस्टर चोई इस जगह पर काफी सालों से वॉक करने के लिए आता था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी ने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर ही रही होती है तभी वो वहाँ पर किसी को देखती है। पता चलता है कि ये तो होंग थी। नोवन पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? होंग कहती है मैं तो यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आई थी, मेरा लाइटर नीचे गिर गया था, वही मैं ढूंढ रही थी। फिर वो नोवन के हाथ में अपनी लिखी हुई नॉवल देखती है और पूछती है क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? नोवन कहती है आप उनसे बहुत नफरत करते थे और साथ ही में आपने ऑटोप्सी करवाने से भी मना कर दिया। होंग कहती है तुम्हारा फादर इन लॉ एक बहुत ही बुरा इंसान था, अगर उसका मर्डर हुआ भी था तो दुनिया को ना ही पता चले तो अच्छा रहेगा। इस तरफ हम उसी आदमी पाक को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम करता था। वो तैयार होकर कहीं जा रहा था तभी उसके पीसी में एक नोटिफिकेशन आता है। एक्चुअली में जो इंसान होंग के नॉवेल के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स लिख रहा था वो पाक ही था। इस तरफ नोवन जेजिन को बताती है कुछ टाइम पहले उसके पास एक पार्सल आया था। उस पार्सल में एक मरा हुआ पीजन था। जेजिन कहता है इन दिनों काफी लोग तुमसे जल रहे हैं, शायद किसी ने ये हेटरेट के चक्कर में किया होगा। नोवन कहती है तुम थोड़ा बचकर रहना, कल तो तुम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारा ये कॉन्फ्रेंस बहुत टाइम से चल रहा है, कब खत्म होने वाला है सब कुछ? जेजिन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कब खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर नोवन के फोन में एक अननोन नंबर से बहुत सारे फोटोज आते हैं जिन फोटोज में जेजिन किसी लड़की के साथ था। फोटोज देखकर वो जेजिन को कॉल करती है लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था, इसलिए वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड का कॉन्फ्रेंस होने वाला था। वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई कॉन्फ्रेंस था ही नहीं। तभी उसके पास जेजिन का कॉल आता है। वो कहता है कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा टाइम लग गया। नोवन पूछती है तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला था? जेजिन कहता है वहीं पर जहाँ पर पिछले साल हुआ था। ये सुनकर वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी उसे याद आता है जिसने उसे वो सारे फोटो सेंड किए थे उसने वहाँ पर एक मैसेज भी लिखा था। मैसेज में लिखा था क्या तुम अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानती हो? वो समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ पूछती नहीं। जब वो घर आता है तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। फिर उसके सोने के बाद वो उसका फोन चेक करती है लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए वो उसके कार में आकर उसका डैश कैम वीडियोस देखती है लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उस कार में से उसे फोन वाइब्रेट होने की आवाज आती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक फोन था। फोन रिसीव करने पर पता चलता है कि नोवन के भाई ने उसे कॉल किया था। वो कहता है गलती से उसका फोन जेजिन के कार में रह गया था। नोवन पूछती है तुम्हारा फोन यहाँ पर कैसे आया? तो उसका भाई कहता है आज वो जेजिन से मिला था। नोवन पूछती है तुम उससे कहाँ मिले? आज तो उसका कॉन्फ्रेंस था ना? तो उसका भाई बताता है उसका कॉन्फ्रेंस तुम जहाँ पर बोल रहे हो वहाँ पर नहीं था बल्कि कहीं और था। फिर अगले दिन जब वो क्लिनिक आती है तो वहाँ पर दोबारा से एक पार्सल आया हुआ था। उस पार्सल के अंदर एक मिनिएचर था। तभी उसे दोबारा से एक फोटो आता है जिसमें उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ था। वो अच्छे से उस मिनिएचर को चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक एड्रेस मिलता है। वो जैसे उस एड्रेस को चेक करती है तो पता चलता है कि ये वही फार्म हाउस था जहाँ बचपन में वो अपने डैड के साथ जाती थी, जहाँ पर मिस्टर चोई और बाकी के लोग भी थे। उस टाइम पर मिस्टर चोई जेजिन के साथ खेल रहे थे तब गलती से उसे बॉल लग जाता है। ये देखकर होंग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में जेजिन को अंदर लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर चोई नोवन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं जिसके लिए वो खुशी से मान जाती है। उस टाइम पे होंग उसे ऊपर से देख रही थी। यही याद करके वो प्रेजेंट में उसी फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। अंदर आने पर वहाँ पर बहुत अंधेरा था। तभी उसे जमीन पर खून दिखता है और साथ ही में वहाँ पर कोई गिरा हुआ था। नजदीक
नजदीक आने पर पता चलता है कि ये तो वही डॉक्टर जियोन थी जो कि जेजिन के साथ ही काम करती थी। वो उसको चेक कर ही रही होती है तभी होंग वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है वो अभी तक मरी नहीं है। अपनी मदर इन लॉ को वहाँ पर देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में नोवन जैसे ही फार्म हाउस पे पहुंचती है तो वहां पर वो उसी डॉक्टर जून को खून से लथपथ गिरा हुआ देखती है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी वहां पर उसकी मदर इन लॉ होंग पहुंच जाती है और कहती है वो अभी तक मरी नहीं है। वो कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं जब यहाँ पर आई थी तब ऑलरेडी ये इसी कंडीशन में थी। नोवन डर के मारे पुलिस को कॉल करने लग जाती है तो होंग उससे कहती है अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम ये सारा सिचुएशन उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो नोवन को सोच कर कहती है हमें सबसे पहले इसे नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाना होगा। दूसरी तरफ हम जेजिन को देखते हैं जो खून से लथपथ था। वो डर के मारे प्रे करने लग जाता है। इस तरफ ये दोनों जियोन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ तो होंग कोई झूठी कहानी बना देती है। कहती है वो लोग ट्रिप पर गए थे और रास्ते में इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो डॉक्टर उन्हें पहले से जानता था इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता। जियोन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिलहाल उसे होश नहीं आया था। नोवन दोबारा से पुलिस को कॉल करने लग जाती है तो होंग उसका फोन छीन लेती है और कहती है ऐसा भी हो सकता है ये सारा कुछ जेजिन ने किया हो। ये सब कुछ उसी फार्म हाउस पे हुआ है जहाँ बचपन में तुम भी जाया करती थी। नोवन कहती है लेकिन मुझे तो ये पता चला था कि कुछ टाइम पहले जेजिन ने वो फार्म हाउस सेल कर दिया था। होंग कहती है मुझे भी यही लगा था लेकिन जेजिन ने अभी तक उस फार्म हाउस को सेल नहीं किया है। अब क्योंकि जियोन हमें वहीं पर मिली है तो इसका मतलब जेजिन का इन सबसे कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लिनिक में काम करते हैं। नोवन बताती है कुछ टाइम पहले मुझे एक मैसेज आया था और साथ ही में मुझे किसी ने एक मिनिएचर भी सेंड किया था। यहाँ तक कि जेजिन के बहुत सारे फोटोज भी थे। इसी वजह से मैं वहाँ पर चेक करने के लिए गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस कॉन्फ्रेंस के लिए जेजिन पिछले 1 साल से जा रहा है उस लोकेशन पर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट वो हर हफ्ते उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो फार्म हाउस लोकेटेड है और हमें जियोन वहीं पर मिली है। तो होंग कहती है तुम कुछ भी एज्यूम मत करो जस्ट बिकॉज वो हमें वहाँ पर मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। नोवन पूछती है आप वहाँ पर क्या कर रहे थे तो होंग कहती है मैं तो ड्राइव पर निकली थी। अब क्योंकि मैं उसी लोकेशन पर थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर देख लूं। उसी हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम था जहाँ पर एक लेडी एडमिट थी। पता चलता है कि ये एक्चुअली में नोवन की मॉम थी। वो नोवन के डैड के बारे में बात करने लग जाती है। कहती है वो बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनके बिना तो वो कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती। फिर वो कहती है उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, यानी कि वो नोवन के बारे में ही बोल रही थी। फिर अचानक से वो उसे गाली देने लग जाती है। फिर अगले सीन में होंग दोबारा से उसी फार्म हाउस पे जाती है जहाँ पर वो आदमी मिस्टर पार्क पहले से ही था। वो बताता है यहाँ के कैमरास पहले से डिसेबल्ड थे इसलिए जेजिन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर वो अपने फार्म हाउस के लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाती है। अंदर जाते उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है जहाँ पर उसने अपने हस्बैंड मिस्टर चोई को किसी और लेडी के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। ये देखकर वो होंग पे ही चिल्लाने लग जाता है। कहता है तुम्हें अंदर आने से पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। होंग कहती है ये मेरा फार्म हाउस है, जो तुम कर रहे थे वो कंटिन्यू करो ना। ये सब याद करके उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम नोवन को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली जेजिन को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था, इसीलिए वो उसके क्लिनिक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपने भाई को देखती है। अपनी बहन को देखकर वो वहाँ से भागने ही वाला था लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका भाई बताता है वो जेजिन से मिलने के लिए आया था। वो बताता है कुछ दिन पहले वो उसके क्लिनिक आया था क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी लेकिन उस दिन वो काफी गड़बड़ में था। कहता है उसे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। जाते वक्त नोवन का भाई उसके गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और कहता है हम लोग रास्ते में बात कर लेंगे। वो जेजिन से कुछ पैसे मांगता है जो देने के लिए वो तैयार भी हो गया था लेकिन वो इतने गड़बड़ में था इसलिए वो उसे एक जगह दिखाकर वहीं पर उतरने के लिए कहता है। और उस टाइम पर उसका फोन गलती से कार में ही छूट जाता है। उसने उसे काफी सारे कॉल्स किए लेकिन जेजिन ने फोन ही नहीं उठाया। फिर उसके बाद एक संजय नाम का आदमी उसे पिक करने के लिए आया था। वो बताता है कि वो उसके मिलिट्री का कॉलीग है और साथ ही में वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। वो नोवन से कहता है मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी, लेकिन नोवन उसे वहाँ से भगा देती है। बाहर निकलकर उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन तो नोवन के कार में रह गया। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसके जैकेट में एक छेद था और उसी छेद से उसका फोन बार बार बाहर गिर जा रहा था। इसलिए वो जेजिन के क्लिनिक जाकर नोवन को कॉल करता है और कहता है तुम मेरा फोन यहीं पर लेकर आ जाना। अब नोवन जेजिन के क्लिनिक जाकर वहाँ का सारा वीडियो फुटेज कॉपी कर लेती है। वीडियो फुटेज में वो देखती है डॉक्टर जियोन गड़बड़ में कहीं भाग रही थी। अब उसे कैसे भी करके सच्चाई पता लगानी थी, इसलिए वो दोबारा से हॉस्पिटल जाकर जियोन का फिंगरप्रिंट यूज करके उसका फोन अनलॉक करती है। जियोन के फोन में जेजिन की बहुत सारी फोटोज थी। पता चलता है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अब वो कुछ सोचकर दोबारा से उसी फार्म हाउस पे जाती है। वहाँ जाकर वो
वो देखती है वहाँ का सारा सामान एकदम साफ किया गया था। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने मदर इन लॉ से पूछती है, आपने वहाँ की सफाई करवाई क्या? आपको पता है ना कि वो एक क्राइम सीन है। होंग कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं उस जगह को ऐसे ही छोड़ देती? फिर नोन उसे जियोन का फोन दिखाकर कहती है, आप लोग जियोन को बचपन से जानते हो, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? होंग कहती है, तुमने मुझसे कभी ये सब पूछा ही नहीं, और तुम्हें क्या उन दोनों पर शक हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि उनका अफेयर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में जियोन बचपन में अनाथ हो गई थी, उसके बाद हमारी फैमिली ने उसे स्पॉन्सर किया, और वो बहुत पहले से ही जेजिन को पसंद करती थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके पास पाक का कॉल आता है। वो कहता है उसे जेजिन की एक वीडियो मिली है। फिर अगले सीन में हम नोआन के भाई को देखते हैं, जो उसी रेस्टोरेंट में बैठा था जहाँ पर होंग पहले आई थी। पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ओनर एक्चुअली में पाक था, और जो दूसरा आदमी यहाँ पर काम कर रहा था वो नोआन के भाई का मिलिट्री वाला कॉलीग था। संजय बताता है पाक उसका अंकल है, रेस्टोरेंट चलाना तो बस उसकी एक हॉबी है। एक्चुअली में वो कोई और ही काम करता है, लेकिन उसने मुझे अपने काम के बारे में किसी को बताने से मना किया है। फिर हमें जेजिन के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए थे। जब वो लोग वहाँ की पूरी चेकिंग करते हैं तो उन्हें मेंस वॉशरूम में एक कैमरा मिलता है। पता चलता है कि ये सारा प्लान होंग का ही था। होंग ने पाक के साथ मिलकर ये सारा कुछ इसीलिए प्लान किया था क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ टाइम के लिए क्लिनिक बंद हो जाए। वो वहाँ के नर्सिस से कहती है, तुम लोग कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर जा सकते हो, हम लोग क्लिनिक बंद कर रहे हैं। ये सब देखकर नोवन समझ जाती है ये सारा कुछ होंग ने जानबूझकर किया है। वो पूछती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? होंग कहती है, जेजिन मिल नहीं रहा है और जियोन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए यही बेस्ट है कि हम कुछ टाइम के लिए क्लिनिक बंद करवा दे। नोवन पूछती है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? होंग कहती है, तुमने मुझे बताया था कि कुछ टाइम पहले तुम्हें एक अजीब सा मैसेज आया था। वो कहती है उसके हस्बैंड मिस्टर चोई के मरने के 49th डे पर उसे भी एक मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि अगर तुम्हारा हस्बैंड गायब हो जाए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। नोवन बताती है कुछ टाइम पहले उसे एक पार्सल आया था जिसमें एक डेड पीजन था और साथ ही में वहाँ पर उनकी फैमिली फोटो भी थी। अब वो नोवन को जेजिन की वही वीडियो दिखाती है जो उसे सीसीटीवी कैमरा में मिला था। उस वीडियो में जेजिन किसी वेपन को डिस्पोज कर रहा था और फिर वो अपना कार साफ करने लग जाता है, साथ ही में वहाँ का कैमरा भी तोड़ देता है। होंग कहती है, जेजिन ये सब कर ही नहीं सकता है, हमें किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। उनकी बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। पता चलता है ये उसी डॉक्टर जियोन का बॉयफ्रेंड था। वो कहता है, जियोन कहीं नहीं मिल रही है, लगता है वो गायब हो गई है। होंग कहती है, वो गायब नहीं हुई है, बल्कि वो तो वैकेशन पे गई है। लेकिन वो उन दोनों की कोई बात नहीं सुनता। वो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, कहता है जरूर कुछ हुआ है, वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है। नोवन कहती है, तुम बस एज्यूम कर रहे हो, जस्ट बिकॉज वो फोन नहीं उठा रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ बुरा हुआ है। वो कहता है, ये मेरा एजम्पशन नहीं है, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखकर यही लग रहा है कि उसे कुछ हुआ है। तो होंग हंसते हुए कहती है, तुम कौन से सर्कमस्टेंसेस की बातें कर रहे हो, तुम कोई डिटेक्टिव हो क्या? ये सुनते ही वो अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि वो एक डिटेक्टिव है। ये सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं। वो कहता है, अगर तीसरे दिन पर उसका फोन नहीं लगा तो मैं इस चीज को रिपोर्ट कर दूंगा। होंग कहती है, हमें सबसे पहले जियोन के घर जाना होगा और उसका फोन डिस्पोज करना होगा, वरना वो फोन के थ्रू हमें ट्रैक कर लेगा। अब वो दोनों चुपके से जियोन के घर पहुंचते हैं और होंग अपना जुगाड़ लगाकर उसका लॉक भी खोल लेती है। उसने वहाँ का पासवर्ड भी जेजिन का बर्थ डेट रखा था। अब वो दोनों ये प्लान करते हैं कि सबसे पहले वो उसके कपड़े उसके बैग में भर देंगे ताकि सबको लगे कि वो वैकेशन पे गई है। नोवन जैसे ही वहाँ का कबर्ड खोलती है तो वहाँ पर बिल्कुल सेम ड्रेस रखा हुआ था जैसा कि नोवन के पास था। तभी उन दोनों को बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ये सुनकर वो दोनों ही कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं। पता चलता है कि ये तो जियोन का बॉयफ्रेंड यानी कि वही डिटेक्टिव था। वो अंदर ही बैठकर रोने लग जाता है और वो दोनों उसे कबर्ड से ही देख रहे थे। तभी उसे ऐसा फील होता है कबर्ड में कोई है। वो कबर्ड खोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पाक पहुंच जाता है और कहता है कि वो जियोन का अंकल है। एक्चुअली में होंग ने उसे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। वो मैसेज के थ्रू उसे बताती है कि उसे क्या क्या बोलना है। पाक कहता है, जियोन ट्रिप पर गई है, उसने मुझे मैसेज करके बताया था। तो क्योंटे कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने उसके फोन से मैसेज किया हो। वो ट्रिप पर बिना लगेज के कैसे जाएगी, उसका बैग तो वहीं पर पड़ा हुआ है। अब वो जियोन के फोन पर कॉल करता है तो पता चलता है कि उसका फोन तो होंग के पास था। उसे अंदर से ही वाइब्रेशन की आवाज आने लग जाती है। वो कबर्ड खोलने ही वाला था, तभी होंग मौका पाकर वो फोन बाहर फेंक देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जियोन का फोन यहाँ पर क्यों है। फिर वो दोनों जैसे अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक दुमन नाम का आदमी उनका वेट कर रहा था। पता चलता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो कहता है, कुछ टाइम पहले मिस्टर चोई ने मुझे एक लड़की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली में सेना थी जो कि नोवन के क्लिनिक में आई थी। नोवन कहती है, ये तो मेरी पेशेंट है, आपको मिस्टर चोई ने उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों कहा था? तभी वो उन्हें एक और फोटो दिखाता है जिसमें जेजिन सेना के साथ था। वो फोटो देखते ही होंग उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है। तो इन्वेस्टिगेटर उसे बहुत सारे फोटोज दिखाता है। कहता है, मैं काफी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। वो कहता है, जेजिन का अफेयर चल रहा है, सेना उसकी मिस्ट्रेस है। मिस्टर चोई को नोवन की काफी फिक्र थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे ये काम दिया था। उन्हें जेजिन पर पहले
से ही शक था और सेना कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो एक विच है। जितने भी आदमियों का उसके साथ कनेक्शन था वो सारे लोग मर चुके हैं। उसने आज तक जितनी भी शादी की उसके सारे हस्बैंड्स मर चुके हैं। वो कोई मामूली विच नहीं है बल्कि वो एक विस्लिंग विच है। जब भी किसी आदमी की मौत होती है वो हमेशा विसल किया करती है। उसका पहला हस्बैंड पॉइजनिंग से मारा गया था और उस केस को एज ए एक्सीडेंटल डेथ बोल के क्लोज कर दिया गया। पता नहीं उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया या फिर एक्सीडेंट था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसे इंश्योरेंस के थ्रू बहुत सारे पैसे मिले। तभी जाकर उसके बारे में ये रूमर स्टार्ट हुआ। सबको लगा कि वो दुखी है लेकिन एक्चुअली में वो विसल कर रही थी और उसका दूसरा हस्बैंड पानी में डूबने की वजह से मारा गया और वहाँ से भी उसे इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन तीसरी बार उसने शादी नहीं की और वो आदमी जलकर मारा गया। तीसरे आदमी की इंश्योरेंस की भी नॉमिनी वही थी, इसीलिए उसे वहाँ से भी बहुत सारे पैसे मिले। ये सब सुन के हॉन्ग टेंशन में आ जाती है। वो कहती है मुझे उसे पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए था। नोअन कहती है आपको ये सब पहले से ही पता था। इन्वेस्टिगेटर कहता है ये सब यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है, जेजिन की जान भी खतरे में हो सकती है। नोअन उससे पूछती है आपको ये सब कुछ कब से पता था, इसी वजह से आप फार्म हाउस पे गए थे। हॉन्ग बहुत पैनिक हो रही थी। वो कहती है उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नोअन कहती है पुलिस को कैसे समझाओगे, उनसे क्या बोलोगे कि आपका बेटा किसी और लड़की के साथ भाग गया। हॉन्ग कहती है उसका बेटा एक विच के साथ है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, अगर वो सच में मर गया तो। नोअन कहती है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है जो ऐसी घटिया लड़की से प्यार कर सकता है। हॉन्ग कहती है उसका बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, उस लड़की ने उसे जरूर बेवकूफ बनाया है। नोअन कहती है आप सही बोल रहे हो, वो इतना इनोसेंट है कि उसने 1 साल तक मुझसे ये सच्चाई छुपा के रखी। आज तक मैंने जो कुछ भी अचीव किया है मैं उसके जैसे आदमी के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगी। हॉन्ग पूछती है तुम करना क्या चाहती हो। नोअन कहती है इसके पहले कि वो विच उसे मारे मुझे खुद ही उसे मार देना चाहिए। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर उन दोनों को फोटो दिखाकर कहता है कि जेजिन का सेना के साथ अफेयर चल रहा है। सेना कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो एक विच है। वो आज तक जितने भी आदमियों के साथ इन्वॉल्व थी सब लोग एक एक करके मर चुके हैं। उसका पहला हस्बैंड पॉइजनिंग से मारा गया और उसे इंश्योरेंस के थ्रू बहुत सारे पैसे मिले। उसका दूसरा हस्बैंड पानी में डूबने की वजह से मारा गया और उसे वहाँ से भी बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन तीसरे आदमी से उसने शादी नहीं की पर वो भी जल के मारा गया। ये सब सुन के हॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मुझे उसे उसी टाइम पर निपटा देना चाहिए था। नोअन पूछती है आपको ये सब पहले से पता था, आप जानते थे कि जेजिन का अफेयर है, इसी वजह से आप उस दिन फार्म हाउस पे गए थे। लेकिन हॉन्ग उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो कहती है उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नोअन कहती है पुलिस को क्या बताओगे कि आपका बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया, आप ये बात क्या पूरी दुनिया को बताओगे। हॉन्ग कहती है उसका बेटा एक विच के साथ है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, अगर वो सच में मर गया तो तुम क्या करोगी। नोअन कहती है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने 1 साल तक मुझसे सच्चाई छुपा के रखी, लेकिन आज तक मैंने जो कुछ भी अचीव किया है मैं उस आदमी की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। हॉन्ग पूछती है फिर तुम क्या करने वाली हो। नोअन कहती है इसके पहले कि वो विच उसे खत्म करे मुझे ही उसे खत्म कर देना चाहिए। फिर अगले सीन में नोअन जब अपने क्लिनिक में थी तो उसके पास एक लड़की आती है। वो नोअन को एक पार्सल देती है। कहती है किसी आदमी ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था। उस बॉक्स के अंदर एक कार टॉय था जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और दौड़ते हुए जाकर उसी आदमी को पकड़ती है जो ये पार्सल लेकर आया था। वो कहता है मैं तो एक डिलीवरी पर्सन हूँ। नोअन पूछती है तुम्हें ये पार्सल किसने डिलीवर करने के लिए कहा था। वो आदमी कहता है तुम्हारा कोई फैन था। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आदमी था या फिर औरत थी। उसने ब्लैक हैट पहन रखा था और साथ ही में मास्क भी लगाया था। अब वो दोबारा से क्लिनिक आकर उस कार टॉय को चेक करती है तो देखती है वहाँ पर किसी लिंक का स्टिकर लगा हुआ था। लिंक चेक करने पर उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें वही कार टॉय कहीं से गुजरते हुए रिवर में गिर जाता है। तभी उसे उस वीडियो में किसी के हंसने की आवाज आती है। फिर अगले दिन उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उन दोनों को वहाँ पर इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि उन लोगों ने कुछ दिन पहले जेजिन के क्लिनिक को बंद करवाया था, ये कहकर कि वहाँ पर सीक्रेट हिडन कैमरा मिला है। अब पुलिस वाले एक्चुअली में उस इंसान को ढूंढना चाहते थे जिसने क्लिनिक के अंदर कैमरा सेट किया था, लेकिन ऐसा कोई आदमी था ही नहीं क्योंकि ये सारा प्लान हॉन्ग का था। इसीलिए पाक जानबूझकर एक आदमी को कल्प्रिट बनाकर भेज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका नेफ्यू संजय था। संजय को देखकर नोअन समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके भाई का मिलिट्री वाला कॉलीग है। वो पाक के उसी रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर हॉन्ग खाना खाने के लिए जाती है। अब वो लोग एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने लग जाते हैं। संजय कहता है वो जेजिन से प्यार करता है, इसी वजह से उसने क्लिनिक में कैमरा लगाया। नोअन और हॉन्ग को ये नाटक बंद करना था, इसीलिए वो लोग पुलिस से कहते हैं हम इस आदमी पे कोई केस नहीं करना चाहते, आप लोग इसको जाने दो। अब नोअन बाहर आकर हॉन्ग से पूछती है आप इस आदमी को कैसे जानते हो और इस आदमी ने हमारी इतनी मदद क्यों की। इसने सारा झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लिया जबकि इसने तो कुछ किया ही नहीं था, सारी प्लानिंग आपकी थी। लेकिन हॉन्ग उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। बाहर निकलते नोअन को वही डिटेक्टिव क्योंगटे मिलता है जो कि जियोन का बॉयफ्रेंड था। वो काफी परेशान बैठा हुआ था
तभी नोवन उसे अपना कार्ड देती है और कहती है तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक चलो, मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूंगी। नोवन की बात मानकर वो क्लिनिक आ जाता है। कहता है उसे जियोन का फोन उसके घर से मिला और उसके फोन में जेजिन की बहुत सारी फोटोज थी। नोवन कहती है उसका हस्बैंड जेजिन किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया है बल्कि वो गायब हो चुका है। जेजिन और जियोन दोनों ही गायब हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। सबसे पहले तुम जेजिन का कार ढूंढो, तब जाकर हमें शायद जियोन के बारे में कुछ पता लग सके। नोवन जानबूझकर उससे ये सारा काम करवा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए किसी को भी ढूंढना बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ हम नोवन के भाई और उसी आदमी संजय को देखते हैं। नोवन का भाई उससे पूछता है तुम्हें तुम्हारे अंकल ने क्लिनिक में कैमरा लगाने के लिए क्यों कहा था? तो संजय कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी वो कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन जरूर होता है। इस तरह वो डिटेक्टिव क्योंटे जेजिन का कार ढूंढने के लिए पूरे एरिया का कैमरा चेक करता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे जेजिन की कार दिख जाती है। वो अपना काम कर ही रहा होता है तभी पाक वहाँ पर पहुँच जाता है। पाक ने क्योंटे से ये कहा था कि वो जियोन का अंकल है, इसी वजह से वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गया था। वो उसे खाना खिलाने के बहाने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। पाक समझ चुका था कि इस टाइम पे जेजिन की कार कहाँ पर है। फिर अगले सीन में नोवन जैसे ही घर पहुँचती है तो वहाँ पर वो किसी को देखती है। पहले उसे लगता है कि वो जेजिन है, लेकिन पता चलता है कि वो तो वही लड़का तेओ था। वो कहता है गलती से उसके शर्ट पर जूस गिर गया था, इसी वजह से वो चेंज करने के लिए आया था। नोवन को तेओ की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो समझ गई थी कि वो उसके बेटे दोयुन को मैनिपुलेट कर रहा है। अब इसी वजह से वो दोयुन से बात करने के लिए आती है। वो बिल्कुल एज अ फ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करती है। कहती है हमें साथ में वेकेशन पे चलना चाहिए, तुम चाहे तो अपने क्लासेस भी बंक कर सकते हो। तभी नोवन के पास एक मैसेज आता है। डिटेक्टिव ने उसे एक जगह पर मिलने बुलाया था। वहाँ पहुंचकर वो उसे एक वीडियो दिखाता है। कहता है जेजिन की कार हमें साउथ की तरफ मिली है, वो साउथ डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। वो उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें जेजिन सेना के साथ था। क्योंटे कहता है लग रहा है तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास तो इतनी सक्सेसफुल वाइफ है। नोवन को जेजिन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने हर टाइम ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो नोवन से बहुत प्यार करता हो। वो गुस्से से वहीं पर चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ हॉन्ग के पास एक फोटो आता है। वहाँ पर लिखा था कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तभी पाक उसे कॉल करके बताता है हमें जेजिन की कार मिल गई है, वो साउथ डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब नोवन क्योंटे से बात करने के लिए गई थी उस टाइम पे हॉन्ग ने उसे दूर से देख लिया था। वो समझ गई थी कि नोवन क्योंटे को यूज करके जेजिन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने जानबूझकर पाक को उस डिटेक्टिव के पास भेजा। काफी दूर आने के बाद वो एक ब्रिज के पास रुक जाती है। तभी नोवन भी वहाँ पर पहुँचती है। वो पूछती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाली थी? हॉन्ग कहती है मुझे पता है कि तुम जेजिन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वैसे भी हम दोनों एक ही टीम में हैं, हमें मिलकर साथ में जेजिन को ढूंढना चाहिए। हॉन्ग कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि वो कहाँ गया होगा। बचपन में मैं और उसके डैड उसे एक जगह पर लेकर जाते थे, वो पक्का वहीं गया होगा। काफी दूर आने के बाद उन्हें जेजिन की कार मिल जाती है। तभी हॉन्ग को अंदर से कुछ लोगों के पार्टी करने की आवाज आती है। वो उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग पार्टी करने में इतने बिजी थे कि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इतने में हॉन्ग उसके हाथ से माइक छीन लेती है और कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। बाहर एक कार पार्क्ड है, किसी को पता है क्या उस कार का ओनर कहाँ पर है? वो आदमी कहता है हमने उस कार के ओनर को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आया था और वो कह रहा था कि उसे किसी यॉर्कजी आइलैंड पे जाना है। वो यहाँ पर किसी लड़की के साथ आया था, उसने मुझसे एक कार रेंट पर लिया। वो आइलैंड यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, आप लोगों को वहाँ पर बोट लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कोई भी बोट अवेलेबल नहीं है। थोड़ी ही देर में हॉन्ग पाक को भी वहाँ पर बुला लेती है और साथ ही में नोवन अपने भाई को बुलाती है। नोवन का भाई कहता है ये तो संजय का अंकल है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करता है। अब जाकर सारी बातें क्लियर होती है। नोवन के भाई को पता चलता है कि पाक एक्चुअली में हॉन्ग के लिए काम करता है। नोवन अपने भाई को पूरी बात समझा देती है। वो कहती है जेजिन का अफेयर चल रहा है और वो उसी लड़की के साथ एक आइलैंड पे गया है। नोवन ने अपने भाई को बहुत ही भरोसे से यहाँ पर बुलाया था, लेकिन नोवन के वहाँ से जाते ही वो जेजिन को मैसेज करके बता देता है कि कल सुबह नोवन तुम्हें आइलैंड पे ढूंढने के लिए आने वाली है। वो ये सब कुछ पैसों के चक्कर में कर रहा था क्योंकि जेजिन ने उसे कहा था कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। थोड़ी ही देर में नोवन के पास डॉक्टर जियोन का वीडियो कॉल आता है। पता चलता है कि उसे होश आ गया था। वो बताती है उस दिन वो फार्म हाउस पे गई थी। नोवन उससे पूछती है क्या तुमने वहाँ पर जेजिन को देखा था? जियोन कहती है उसने जेजिन को नहीं देखा था, उसने बस इतना सुना कि वो सब लोग मरने वाले हैं। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। कहती है उसे ये कहा गया कि जेजिन की जान जाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर ये लोग आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। नोवन हॉन्ग से पूछती है जेजिन का सेना के साथ अफेयर कब से चल रहा है? हॉन्ग कहती है करीबन 2 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो अभी भी साथ में है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार सेना जेजिन के क्लिनिक आई थी। उस टाइम पर हॉन्ग भी वहीं पर थी। सेना से मिलते
मिलते ही जेजिन बदलने लग गया। उसमें बहुत ही अजीब चेंजेस आने लग गए। वो हर टाइम अजीब बिहेव करने लग गया। फिर कुछ टाइम के बाद होंग सेना से मिलने गई थी। उसने उसे बहुत सारे पैसे देकर कहा कि तुम जेजिन को छोड़ दो। उस टाइम पर उसने पैसे लेने से मना नहीं किया। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होंग कहती है कि अगर वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, फिर भी ये अफेयर काफी टाइम से चल रहा है। वो इस रिलेशन को इतना क्यों खींचेगी? जरूर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आइलैंड पहुंचकर होंग वहाँ के किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाती है, क्योंकि वो जानती थी जेजिन ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो सेना के बारे में पता लगाती है। वहाँ का एक आदमी बताता है 4 दिन पहले ये लड़की यहाँ पर आई थी। इसके साथ में एक आदमी भी था। वो आदमी बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। होंग कहती है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, उसका बेटा बहुत ही कम खाना खाता है। तो वो आदमी कहता है मैंने बहुत ही अच्छे से देखा था, वो बिल्कुल एक पिग की तरह भर भर के खा रहा था। तभी उन्हें बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। एक लड़की बताती है किसी ने सुसाइड कमिट किया है। पुलिस को वहाँ से एक कार मिली है। ये सुनते ही वो लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। पता चलता है पुलिस को सी साइड से एक कार मिली थी। कार का नंबर प्लेट देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो वही कार थी जो कि जेजिन ने रेंट पर ली थी। उसी मोमेंट पर उस कार के अंदर से एक बहुत बड़ा सा बैग बाहर गिरता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।